तो कैसे हो। आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आधुनिकरण के रास्ते, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों चीन के भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। लिखा हुआ चीन के निम्नलिखित भौगोलिक विशेषताएं हैं। बहुत सारे भौगोलिक विशेषता है, बारी बारी से सारे भौगोलिक विशेषताओं को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला विशेषता बच्चों, चीन का है विशालकाय महाद्वीप ये देश है। चीन जो है विशाल का मतलब बहुत ज़्यादा है, महाद्वीपीय वाले देश है। तो चीन क्या बच्चों, विशालकाय महाद्वीपीय वाले देश है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ कई तरह के जलवायु पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान रखना बच्चों, यहाँ कई तरह के जलवायु वाले क्षेत्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं। चीन है बच्चों, यहाँ पे कई तरह के जलवायु वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। मतलब कहीं पे वर्षा तेज होता, कहीं वर्षा नहीं होता। जलवायु से रिलेटेड क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र वहाँ पे पाए जाते हैं। तो पहला ध्यान रखना बच्चों, चीन विशाल मतलब बहुत ज़्यादा महाद्वीपीय वाले देश है। दूसरा ध्यान रखना, यहाँ कई तरह के जलवायु वाले क्षेत्र है। तीसरा पढ़ना बच्चों, चीन का जो भौगोलिक विशेषता है, यहाँ के तीन प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा पॉइंट जो बताने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ के तीन प्रमुख नदियाँ है। पहला नदी बताते बच्चों पीली नदी। पहला जो नदी है उस नदी का नाम क्या है, पीली नदी। और दूसरा जो नदी है बच्चों यांगत्से नदी। क्या नदी बच्चों, यांगत्से नदी, जो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा दुनिया की सबसे तीसरी नदी कौन सी है, तो यांगत्से नदी है जो चीन में है। और तीसरा जो नदी बच्चों पर्ल नदी। तीसरा जो नदी का नाम है पर्ल नदी। तो यहाँ पे तीन प्रमुख नदियाँ हैं। पहली नदी का नाम बच्चों पीली नदी, दूसरा जो नदी है यांगत्से नदी जो दुनिया की तीसरी सबसे नदी है, और तीसरा जो नदी है इसमें पर्ल नदी। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ की प्रमुख तीन नदियाँ, पहली नदी का नाम है पीली नदी, दूसरी नदी का नाम है यांगत्से नदी जो दुनिया की सबसे तीसरी नदी है, और तीसरा जो नदी का नाम है पर्ल नदी। एक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट को पढ़ेंगे। चौथा जो पॉइंट है बच्चों, देश का बहुत बड़ा हिस्सा में क्या है, पहाड़ है। जितना बड़ा जो देश है उसके बहुत सारे जो हिस्से में वो क्या है बच्चों, पहाड़ है। तो ध्यान नहीं बोलना चाह रहा, देश के बहुत बड़े हिस्से में क्या है, पहाड़ है। जितना बड़ा बच्चों देश है उसका जो मैक्सिमम जो पार्ट है, जो बड़ा पार्ट है, उस पहाड़ बड़े वाले पार्ट में क्या है, पहाड़ है। ध्यान रखना है, वही बोलना चाह रहा है कि देश का जो बहुत बड़ा हिस्से में क्या है, पहाड़ है। जितना बड़ा जो देश है उसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है, बहुत बड़ा जो पार्ट है उसमें क्या है, पहाड़ है। और पांचवा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, हान। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी बच्चों, हान सबसे प्रमुख जाति समूह है। चीन में पूछेगा सबसे प्रमुख जाति कौन सा है, तो ध्यान रखना बच्चों हान है। एक नंबर में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि चीन का प्रमुख जाति समूह कौन सा है, तो ध्यान रखना बच्चों हान है। और तथा यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ध्यान रखना चीनी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। फिर से पॉइंट को रिपीट कर देते हैं, यहाँ की प्रमुख जाति समूह कौन है, तो ध्यान रखना हान है। यहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो चीनी भाषाएं बोली जाती है। बच्चों जहाँ से एमसीक्यू फॉर्म बन रहा है वहाँ पे क्या करें, बता दे रहे हैं कि कहाँ से एमसीक्यू फॉर्म बन सकता है। तो यहाँ ध्यान रखना हान जो है चीन के सबसे प्रमुख जाति समूह। अगर पूछेगा कौन सी है तो ध्यान रखना हान है। अगर पूछेगा कौन सी यहाँ पे भाषा बोली जाती है, तो चीनी भाषा बोली जाती है। 6 पॉइंट को ध्यान से समझना है, जाना माना डीम। ध्यान रखना बच्चों, जाना माना डीम सम का शाब्दिक अर्थ होता है दिल को छू लेना। ध्यान रखना बच्चों, इसका अर्थ पूछेगा जाना माना डीम सम। ध्यान रखना, जाना माना डीम सम का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखना दिल को छूना। यहाँ का खाना जो गूथे हुए आटे को उसमें सब्जी भरकर उबालकर बनाया गया व्यंजक जैसे है। जैसे हम लोग बोलते हैं बच्चों मोमोज की तरह ही बोलना चाह रहा है। जाना माना डिम सम का जो शाब्दिक अर्थ है, तो ध्यान रखना इसका शाब्दिक अर्थ होता है दिल को छू लेना। और किस तरीके से बनाया जाता है, तो यहाँ बोलना चाह रहा है यहाँ का खाना जो गूथे हुए आटे, यहाँ आटे को क्या कर देते हैं, गूथ देते हैं, उसके अंदर क्या कर देता है, जो सब्जी भरकर उबालकर बनाया गया व्यंजक जैसा है। चले तो भारत में मोमोज की तरह है। और 7th पॉइंट को ध्यान से समझना बच्चों, उत्तर में गेहूं मुख्य आहार है। उत्तर में जो चीन है, चीन का जो उत्तर वाले भाग है, उत्तर वाले भाग में ध्यान रखना जो मुख्य आहार है, मुख्य जो भोजन है वह गेहूं है। और 8 पॉइंट में ध्यान से रखना पूर्वी चीन में, पूर्वी चीन का मतलब पूर्व वाले भाग में चीन चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। ध्यान रखना जो पूर्वी जो चीन है उसमें क्या क्या खाए जाते हैं, तो चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। जबकि उत्तर भाग में जो मुख्य आहार है वो क्या है, गेहूं है।
बच्चों इसके 8 पॉइंट आपको समझा है। 8 पॉइंट में से कम आपको 6 पॉइंट को अच्छे से क्या करना है, याद करना है कि पेपर के पॉइंट अभी से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीन की भौगोलिक विशेषता के बारे में बताना है, तो कम से कम आपको 6 पॉइंट को अच्छे से याद करना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, जापान। ध्यान रखना, पहला हम लोग चीन पढ़े थे, अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, जापान। जापान की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बारी बारी से क्या करेंगे, जापान की भौगोलिक विशेषता के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ जापान की भौगोलिक विशेषताएं क्या निम्नलिखित है, बारी बारी से सभी विशेषताओं को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें भी बच्चों 8 पॉइंट बताएंगे। 8 पॉइंट में से आपको 6 पॉइंट को कम से कम क्या करना, अच्छे से याद करना है। पहला ध्यान रखना, जापान जो द्वीप है श्रृंखला वाला देश है। जापान जो बच्चों द्वीप श्रृंखला वाला क्या है, देश है। पहला आपको ध्यान रखना कि जो जापान है द्वीप श्रृंखला वाला क्या है, देश है। जापान कैसा देश है, तो ध्यान रखना जापान जो देश है बच्चों द्वीप श्रृंखला वाला देश है। यहाँ पे 4 प्रकार के द्वीप है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे कितने प्रकार के द्वीप है, तो 4 प्रकार के। चारों का नाम बारी बारी से बता रहे बच्चों, दूसरा पॉइंट नहीं लिखा हुआ। यहाँ 4 सबसे बड़े द्वीप में ध्यान रखना, यहाँ 4 सबसे बड़े द्वीप है। पहले का नाम है होन्शु। क्या नाम है बच्चों, पहले का नाम है होन्शु, दूसरे का नाम है क्यूशु। पहले का नाम है बच्चों होन्शु, दूसरे का नाम है क्यूशु और तीसरा का नाम है बच्चों शिकोकू। क्या नाम है, तीसरे का नाम है शिकोकू और चौथे का नाम है होकाइडू। क्या नाम है बच्चों, चौथे का नाम है होकाइडू प्रमुख है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ 4 सबसे बड़े द्वीप है। यहाँ कितने सबसे बड़े द्वीप है, तो ध्यान रखना है कि जो जापान में 4 सबसे बड़े द्वीप है। बारी बारी से नाम बताते हैं बच्चों। पहले का नाम है होशु, दूसरे का नाम है क्यूशु। सुसु से याद करना, पहले का नाम है होशु, दूसरे का नाम है क्यूशु, तीसरे का नाम है शिकोकू और चौथे का नाम बच्चों होकाइडो। पहले का नाम ध्यान रखना होशु, सु से याद करना होशु क्यूशु। इसको आपको दोनों लगातार याद करना, होशु क्यूशु। और तीसरा शिकोकू और चौथा का नाम बच्चों होकाइडो। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों जापान के बारे में, 50% फीसदी का मतलब परसेंटेज होता है, से भी अधिक जापानी पहाड़ी है। यहाँ पे बच्चों जापान में क्या है, 50% से भी अधिक जो क्या है, जापानी पहाड़ी है। ध्यान रखना, 50% का मतलब होता है बच्चों परसेंटेज से भी अधिक क्या है, या जापानी पहाड़ी है। चौथा पॉइंट को ध्यान रखना बच्चों, जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र है। जो जापान है बच्चों बहुत ही सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है, बार बार भूकंप आते रहता है, जिसके कारण से वहाँ पे प्राकृतिक घटनाएं हुआ करती हैं। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र है। यहाँ पे बार बार क्या होता है, भूकंप आते रहते हैं। 5वां पॉइंट को ध्यान से समझना बच्चों, इस भौगोलिक परिस्थितियों ने वहाँ की वास्तुकला को प्रभावित करना। जो नेचुरल जो डिजास्टर होता है बच्चों, जो अर्थक्वेक आता है, जो भूकंप आता है, जिसके कारण से यहाँ की जो वास्तुकला को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। कौन कर देता है, तो ध्यान रखना बच्चों, जब भूकंप आती है तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में वास्तुकला को क्या कर देती है, प्रभावित का मतलब इफेक्ट कर देती है। 6 पॉइंट को बारीकी से समझना, अधिकतर जनसंख्या जापानी है। यहाँ की जो अधिकतर जो जनसंख्या बच्चों कौन सी है, तो जापानी है। अधिकतर यहाँ की जो जनसंख्या है जापानी है, लेकिन आगे भी पढ़ना है, अधिकतर जो जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आइनू अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसका संख्या क्या है, कम है, जिसका जनसंख्या में कम है। लेकिन कुछ आइनू अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसका संख्या क्या है, वहां पे कम है। और कुछ क्या है, कोरिया के लोग है। ध्यान रखना बच्चों, अधिकतर जो जनसंख्या क्या है, जापानी है, लेकिन कुछ क्या है, आइनू अल्पसंख्यक है, जिसका संख्या क्या है, कम है। और कुछ क्या है, कोरिया के लोग यहाँ पे है, जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में जब जापान था वह कोरिया को क्या कर रखा था, अपना गुलाम बना रखा था। उस समय बहुत सारे श्रमिक कहाँ से आए थे, कोरिया से जापान आए थे, वहीं आकर क्या हो गए, बस गए। तो वही पॉइंट बोलना चाह रहा है कि अधिकतर जो जापान में क्या है, जापानी लोग है, लेकिन कुछ आइनू अल्पसंख्यक और कुछ कोरिया लोग यहाँ पे है। कैसे आए हैं इसके बारे में बताना चाह रहा है, जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में, लेबर के रूप में उस समय लाया गया जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। कोरिया को क्या कर लिया था बच्चों, जापान ने अपना गुलाम बना लिया था। जापान कैसे आए थे इसके बारे में बताना चाह रहा है कि जब कोरिया को जापान ने क्या कर रखा था, गुलाम बना रखा था, उस समय कोरिया के बहुत सारे मजदूर कोरिया से कहाँ आ गए थे, जापान आ गए थे। उसी समय से क्या है, वहाँ पे रह रहे, इसीलिए इसकी जनसंख्या कम है। लेकिन जनरली जो ज़्यादातर जो जनसंख्या क्या है, जापानी है। कुछ कुछ मजदूर
कोरिया और कोरिया से बहुत सारे मजदूर जापान आए हुए थे। कैसे आए थे इसके बारे में बता रहे कि जब जापान कोरिया को गुलाम बना रखा था उस समय बहुत सारे मजदूर क्या हुए थे, कोरिया से जापान आए हुए थे, उसी समय से वहाँ पे रह रहे हैं। 7वें पॉइंट को ध्यान से समझना है, जापान में पशु पालन की परंपरा नहीं है, वहाँ पे पशुओं को नहीं रखा जाता। तो ध्यान रखना है कि जापान में पशुओं की परंपरा नहीं है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का पशु वहाँ पे नहीं है। चावल बुनियादी फसल है, मतलब चावल वहाँ का मुख्य फसल है। ध्यान रखना जापान का जो मुख्य फसल है क्या, चावल है। और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। ध्यान रखना चावल और मछली, चावल बुनियादी फसल है जबकि जो मछली क्या प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। बच्चों जापान की भौगोलिक विशेषता में 8 पॉइंट को बताए हैं, कम से कम आपको 6 पॉइंट को क्या करना है, याद करना है, क्योंकि पेपर के पॉइंट अभी से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है जापानी शहर बड़े हो गए थे, इसके बारे में क्या करना है, चर्चा करना है कि जापानी जो शहर कैसे बड़े हुए थे, इसके बारे में क्या करना है, चर्चा करना है। तो लिखा हुआ जनसंख्या विस्तार के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण जापानी शहर बड़े होते गए। बोलना चाह रहा कि बच्चों जनसंख्या बड़े होने के कारण जो जापानी शहर क्या होते चले गए, बड़े होते चले गए। यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया। बोलना चाह रहा कि जनसंख्या विस्तार होने के कारण जापानी शहर क्या हो गया बच्चों, बड़े होते गए और यह दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया। ध्यान रखना बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर बन गया। आगे पढ़ते बच्चों, इसके बारे में लिखा हुआ है, आगे लिखा बच्चों जापान ओसाका और दूसरा जो शहर है क्योटो शहर भी बड़े शहर बनकर क्या है उभरे। और बड़े शहरों के उदय के साथ साथ वहाँ पे क्या हो गया बच्चों, व्यापार बढ़ गया। तो ध्यान रखना जापान का जो शहर है बच्चों ओसाका और क्योटो शहर भी क्या हुआ, बड़े शहर के रूप में क्या उभरा। और बड़े शहर के उदय के साथ साथ वहाँ व्यापार क्या हो गया, बढ़ गया। और साथ साथ अर्थव्यवस्था समृद्ध होगा। अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ पे अर्थव्यवस्था समृद्ध मतलब अच्छा हो गया। और की रुचि पढ़ाई लिखाई की तरफ क्या किया, अधिक विकसित किया गया। जापान के 2 शहर बच्चों ओसाका और क्योटो शहर भी बड़े शहर बनकर उभरे और साथ साथ बड़े शहर के उदय के साथ साथ वहाँ व्यापार क्या हो गया, बढ़ गया। और आगे लिखा है अर्थव्यवस्था वहाँ पे समृद्ध हो गया। अर्थव्यवस्था का मतलब पैसे से रिलेटेड वहाँ पे विकसित हो गया। और साथ साथ ध्यान रखना रंगमंच और कलाकारों को वहाँ पे क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया, मतलब आश्रय दिया गया वहाँ पे। कहाँ पे बच्चों, ओसाका और क्योटो शहर का बात बोलना चाह रहा। आगे लिखा हुआ जो लोगों के जो रुचि है पढ़ाई में, ध्यान रखना लोगों की रुचि पढ़ाई और लिखाई की तरफ अधिक क्या किया, विकसित किया गया। लोगों को जो पढ़ाई है, जो लोगों की रुचि पढ़ाई साथ साथ लिखाई की तरफ अधिक विकसित किया गया। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ बच्चों मेजी सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया, इसका स्पष्ट कीजिए। मेजी बच्चों किसी का नाम है, तो ध्यान रखना बोलना चाह रहा कि मेजी सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब होता है बच्चों नए तरीके से किया गया, उसको क्या करना, स्पष्ट करना है। तो ध्यान रखना बच्चों मेजी शासन, मेजी क्या किसी का नाम है, मेजी शासन के अंतर्गत जब मेजी क्या किया था, वहाँ का शासक था, तब क्या क्या हुआ था इसके बारे में बताना। तो बोलना चाह रहा कि मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया। जब मेजी का शासन था तो उस समय जापान में क्या किया, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया, मतलब नए तरीके से अर्थव्यवस्था में सुधार लाया गया। तो बारी बारी से क्या करेंगे, सुधारों को पढ़ेंगे किस तरीके से मेजी ने क्या किया था, जापान का आधुनिकीकरण अर्थव्यवस्था में किया था। पहला पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, कृषि पे कर लगाया गया, इस प्रकार धन जमा किया। कृषि पे क्या कर दिया, टैक्स को बढ़ा दिया और उससे जो जमा राशि को क्या किया, एकत्र किया। बच्चों कृषि पे क्या किया, कर लगाया गया, इस प्रकार धन को जमा किया। जो मेजी शासक थे उन्होंने क्या किया, कृषि पे कर लगा दिया और उसके बाद उससे जो धन संपत्ति जो इकट्ठा कर लिया। आगे लिखा है कि जापान की पहली रेल लाइन बिछाई गई। तो ध्यान रखना 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जापान में पहली बार रेल लाइन कब बिछाई गई। तो ध्यान रखना 1870 से 1872 में जापान में पहली रेल लाइन कब बिछाई गई। तो ध्यान रखना डेट को 1870 से लेकर 1872 में। तीसरा जो पॉइंट याद रखना है, वस्त्र उद्योग के लिए यूरोप से आधुनिक मशीनें को मंगवाई गई। वस्त्र उद्योग के लिए कहाँ से बच्चों मशीनों को मंगवाई गई। तो ध्यान रखना यूरोप से आधुनिक मशीनों को मंगवाई गई। तीसरा पॉइंट है बच्चों, वस्त्र उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए क्या किए, यूरोप से आधुनिक मशीनों को क्या कर दी, मंगवाई गई। आधुनिक मतलब नए तरीके वाले जो मशीन है, नई टेक्नोलॉजी वाले जो मशीन है, कहाँ से लेकर आई गई, तो यूरोप से मंगवाई गई। तीसरा ध्यान रखना मजदूरों को प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब होता है बच्चों ट्रेनिंग,
के लिए विदेशी कारीगरों को क्या किया, बुलाया गया, क्योंकि जो नए मशीन था, नए मशीन पे काम करने के लिए क्या किया, जो विदेशी जो कारीगर को बुलाया गया, किसके लिए, मजदूरों को प्रशिक्षण के लिए। प्रशिक्षण का मतलब ध्यान रखना चाहिए ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग। जो नए मजदूर थे उनको चलाने नहीं आता था, उसके लिए विदेशी कारीगरों को क्या किया, बुलाया गया, किसके लिए, जो नए मजदूर थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए। जापानी विद्यार्थियों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा गया। जो जापानी जो स्टूडेंट थे उसको कहाँ भेजा गया बच्चों, विदेश पढ़ने के लिए भेजा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान रखना, 1872 में आधुनिक बैंक संस्थाओं को प्रारंभ किया गया। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट को ध्यान रखना। 1872 ईस्वी में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हो गया। आधुनिक मतलब नए तरीके से जो बैंकिंग व्यवस्था था उसका क्या होगा, शुरुआत होगा। कब हुआ, तो 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हो गया। और दो जापानीज क्या बच्चों इंडस्ट्री का नाम आपको ध्यान रखना है। पहले का नाम बच्चों मित्सुबिशी और दूसरे का नाम है सुमिटोमो। ये क्या है, जापानीज कंपनी का नाम है, थोड़ा सा आपको याद रखना है, जापानीज नेम है। पहले का नाम याद करना मित्सुबिशी और दूसरे का नाम बच्चों सुमितोमो। जैसे कंपनी को छूट दी गई, मतलब उसमें क्या कर दिया बच्चों, सब्सिडी दिया गया, छूट देती है सरकार, एक्स्ट्रा पैसा देती है बनाने के साथ साथ, इसको बोलते हैं बच्चों सब्सिडी। और करों में फायदे दिए गए, टैक्स में उसको क्या कर दिए, बेनिफिट दिए। दो ऐसे जो कंपनी है, जापानीज कंपनी है, पहले का नाम है तो मित्सुबिशी, दूसरे का नाम है सुमितोमो। जैसे कंपनी को छूट दी गई, छूट का मतलब उसमें क्या कर दिए, सब्सिडी दी गई और साथ साथ करों में क्या कर दिए, फायदा से यह प्रमुख जहाज निर्माता बन गए। जो अभी दो जापानीज कंपनी का नाम बताए थे बच्चों, जिससे यह प्रमुख जहाज निर्माता बन गए, मतलब जहाज बनाना स्टार्ट कर दिए। और जापानी जहाजों के द्वारा ही जापान का व्यापार होने लगा। जो दो कंपनी का नाम बता, उन्होंने क्या कर दिया, जहाज को बनाना स्टार्ट कर दिया, उसी जहाज से क्या कर लिया, जापान में व्यापार होने लगा। तो गिवन है, जापान एक आधुनिक समाज में रूपांतरण का मतलब बदल जाना से रोजाना की जिंदगी में किस प्रकार का बदलाव आया। ध्यान रखना चाहिए, जापान के एक आधुनिक समाज में रूपांतरण का मतलब होता है बदलाव आना, से रोजाना जिंदगी में किस प्रकार का बदलाव आया उसके बारे में क्या करना, बताना। तो परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहते थे। अब बताते बच्चों इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, कि मान लेते क्या है, एक फैमिली है, फिर इनके क्या हुए, बच्चे हुए, फिर इनके बच्चे हुए, तो पूरे एक ही साथ रहा करते थे। जो घर के जो बुजुर्ग हुआ करते थे वहीं क्या बनते थे, मुखिया बनते थे, मतलब वहीं क्या रहते थे, प्रधान बनते थे। इसी के कंट्रोल में सभी कोई रहते थे। जो बड़े बुजुर्ग रहते थे उन्हीं के कंट्रोल में सभी कोई रहते थे शुरुआती दौर में। जैसे समृद्ध हुआ, परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे। जैसे जैसे बच्चों समृद्ध हुआ, समृद्ध का मतलब हुआ कि नए नए जैसे विचारधारा है, उसके कारण से परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे। और नया घर का संबंध मूल परिवार से था। जो नया घर का जो संबंध था, मूल का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियर फैमिली की तरह। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है बच्चों, हस्बैंड और वाइफ और उनके बच्चे साथ में रहते थे, जहां पति पत्नी के साथ रहकर कमाते थे। बोलना चाह रहा है बच्चों, पहले के समय में क्या होता था कि ज्वाइंट फैमिली होता था, बहुत सारे पीढ़ियां एक ही में रहते थे। जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वहीं घर के क्या कहते थे, मालिक रहते थे, उन्हीं के कंट्रोल में सब कोई रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समृद्ध हुआ तो न्यूक्लियर ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव करने लगे। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है बच्चों, उसमें हस्बैंड और वाइफ और उनके बच्चे साथ में रहते थे। जबकि ज्वाइंट फैमिली में एक से अधिक जो पीढ़ी सभी कोई साथ में रहते थे, और जो घर का जो मुखिया होता है, जो बड़े बुजुर्ग होते थे, वहीं रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समृद्ध हुए तो परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे और नया घर का संबंध मूल परिवार से। मूल परिवार का मतलब होता है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहा करते थे। इसीलिए वहां पे आगे लिखा हुआ, जहां पति पत्नी के साथ रहकर कमाते थे। नए तरह के मकान की ओर भी लोग आकर्षित होने लगे। तरह के मकान की ओर लोग क्या किया, आकर्षित होने लगे। मतलब अट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आपको क्या करना, बारीकी से समझना है। क्वेश्चन लिखा हुआ, अफीम युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसका चीन वासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। जो अफीम युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसका चीन वासियों से क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में क्या करना, आपको बताना है। तो इसके बारे में पहले से बता देते बच्चों, फिर आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन बहुत सारे देशों को क्या कर लिया था, गुलाम बना लिया था, जिसमें भारत भी था। ध्यान रखना बच्चों, ब्रिटेन स्टार्टिंग में बहुत सारे देशों को क्या कर लिया था, गुलाम बना लिया था, जिसमें भारत भी था। तो भारत के जो किसान थे उसको जबरन क्या करते थे, अफीम की खेती उगवाया करते थे। और यह अफीम कहाँ बेचते थे,
चाइना में बेचते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, चाइना के लोग, अफीम एक तरह का नशीली पदार्थ, ध्यान रखना बच्चों, अफीम जो था एक तरह का नशीली पदार्थ था। तो बाद में क्या हुआ, जो चाइना वाले अफीम खरीदने से मना कर दिया, जिसके कारण से ब्रिटेन और चाइना में, ध्यान रखना, ब्रिटेन और चाइना में, मतलब चीन और चीन में मन मुटाव हो गया। बाद में क्या हो गया, युद्ध हो गया, जिसको हम लोग अफीम युद्ध के नाम से जानते हैं। अब पढ़ते बच्चों, अंग्रेज व्यापारी चीन के साथ, ध्यान रखना, अंग्रेज जो व्यापारी थे चीन के साथ रेशम का, ध्यान रखना, चाय का और साथ साथ मिट्टी के बर्तनों का व्यापार करते थे। ध्यान, जो व्यापारी थे चीन के साथ किस किस का व्यापार करते थे, तो पहला ध्यान रखना रेशम का, दूसरा ध्यान रखना चाय का और मिट्टी के बर्तनों का व्यापार करते थे, और साथ साथ चीन को अफीम उपलब्ध कराते थे। मतलब अंग्रेज जो था वो चीन से क्या क्या लेते थे, ध्यान रखना, रेशम को लेते थे, चाय को लेते थे, मिट्टी का बर्तनों को लेते थे। लेकिन उसके बदले में क्या करते थे, जो अंग्रेज व्यापारी जो थे वो अफीम दिया करते थे। किसको, तो ध्यान रखना चीन को अफीम देते थे। और उसके बदले में क्या क्या लेते थे, तो ध्यान रखना रेशम लेते थे, चाय लेते थे, मिट्टी के बर्तनों के बदले में जो अंग्रेज जो व्यापारी थे अफीम को बेचते थे। कहाँ बेचते थे, चाइना में बेचते थे। अफीम ध्यान रखना एक तरह का क्या बच्चों, नशीली पदार्थ है। तो वहाँ के लोगों को क्या हो गया, लत लग गया। आगे पढ़ते हैं, चीन में ब्रिटेन अफीम व्यापार को बढ़ाना चाहता था। जो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वह क्या चाहते थे कि चीन में क्या करे, अफीम का व्यापार बढ़ जाए। वहीं ब्रिटेन अफीम व्यापारी को क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। जो अंग्रेजी जो व्यापार थे, जो ब्रिटेन के जो व्यापार थे, वह क्या चाहते थे कि चीन में अफीम का जो व्यापार हो जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए। चीन इसके लिए राजी नहीं था। किसके लिए बच्चों, अफीम खरीदने के लिए, जिसके कारण से इन दोनों के बीच मन मुटाव हो गया। किसके किसके बीच मन मुटाव हो गया बच्चों, तो ध्यान से समझना है, चाइना और साथ साथ ब्रिटेन के बीच मन मुटाव हो गया। क्योंकि जो अंग्रेजी व्यापारी चाहते थे कि अफीम का व्यापारी वहां बढ़ जाए, लेकिन वो लोग राजी नहीं थे। कौन राजी नहीं थे, चाइना वाले राजी नहीं थे, जिसके कारण से ब्रिटेन और चाइना के बीच मनमुटाव हो गया। और यह विवाद बाद में, ध्यान रखना, प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 के रूप में सामने आया, जिसके कारण से बच्चों मनमुटाव हो गया था। जिसके कारण से बाद में क्या देखने को मिला, प्रथम अफीम युद्ध जब कब हुआ था, 1839 से 1842 के रूप में सामने आया। और प्रथम अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। अफीम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ध्यान रखना चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। बता देते हैं बच्चों, आंसर को ध्यान से समझना, कहानी के फॉर्म में आपको बोल देते हैं कि शुरुआत में क्या चाहते देते हैं, समराइज कर देते हैं। जो अंग्रेज जो थे वह चीन से व्यापार करते थे। किस चीज़ का व्यापार करते थे, तो ध्यान रखना रेशम का, उसके साथ साथ चाय का और साथ साथ मिट्टी के बर्तनों का व्यापार करते थे। उसके बदले में जो अंग्रेजी व्यापार थे वह चीन को क्या देते थे, अफीम देते थे। और उसके बाद में अंग्रेज जो चाहते थे, ब्रिटेन वाले जो चाहते थे क्या हो, चीन में अफीम का व्यापार बढ़ जाए। लेकिन क्या हुआ, चाइना वाले जो चीन वाले थे वह क्या कर दिया, मना कर दिया, जिसके कारण से ब्रिटेन और चाइना के बीच, चीन के बीच मनमुटाव हो गया। और बाद में यह प्रथम अफीम युद्ध के रूप में उभर कर आया हुआ प्रथम अफीम युद्ध, ध्यान रखना कब हुआ था, तो 1839 से लेकर 1842 ईस्वी में हुआ था। और पूछेगा पेपर में कि प्रथम अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ध्यान रखना ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। तो पार्ट नंबर 2 में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। किसी भी प्रकार को कोई डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही हम लोग क्या करता बच्चों, मोटिवेट करता। क्वेश्चन को बच्चों पार्ट नंबर 2 में लेकर आएंगे।